जय हिंद दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे अग्निवीर के रिगार्डिंग जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस ईयर में जिस तरह से जिन जिन चैप्टरों से क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं टॉपिकों को मैंने उठाया है, उनसे क्वेश्चन लिए हैं और इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? गोवा, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा? जो इसका आंसर होगा वो होगा गोवा। देखिए, गोवा की बात करें, स्मॉलेस्ट एरिया है इसका, सबसे कम क्षेत्रफल है और टोटल लैंड एरिया है लगभग 3702 स्क्वायर किलोमीटर। इसका टोटल लैंड एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? देखिए, भारत में टोटल 9 राज्यों में तटरेखा है और सबसे बड़ी तटरेखा है वो है गुजरात में। लगभग ये 1600 किलोमीटर लंबी है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, तो इसका ए आंसर होगा। बिटवीन विच टू प्लैनेट्स इज द अर्थ? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है? बुध और मंगल, शुक्र और मंगल, शुक्र और बुध या बृहस्पति और शनि? इसका होगा शुक्र और मंगल के बीच में है, तो बी इसका आंसर होगा। और निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? मतलब कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर हैज इट्स ओरिजिन आउटसाइड इंडिया? ये भारत से नहीं निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा या गंगा? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र की बात करें, ये निकलती है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। देखिए, कहाँ पे? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यरलुंग जांगपो के नाम से और सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये असम घाटी में प्रवेश करती है भारत में, तो यहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। इस नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल या सरदार सरोवर? देखिए, सबसे ऊंचे की बात हो रही है तो टिहरी डैम आता है। देखिए, टिहरी डैम उत्तराखंड के टिहरी के पास है, चकमोह जगह है, वहाँ पे भागीरथी नदी पर बना हुआ है। लगभग 1000 मेगावाट तक इसकी कैपेसिटी है। लगभग आगे इसको 2400 मेगावाट भी करने की सिफारिश चल रही, बट अभी 1000 मेगावाट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड हाउस ऑफ एल्डर? निम्नलिखित में से किसे हाउस ऑफ एल्डर कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम सभा या विधानसभा? इसका आंसर होगा राज्यसभा को कहते हैं। देखिए, राज्यसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ एल्डर। जो ये राज्यसभा होता है एक परमानेंट हाउस होता है, एक स्थायी सदन होता है। देखिए, ये जो राज्यसभा होता है कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, मतलब कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है और ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म 6 ईयर और 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। मतलब कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है और इसके कुल सदस्यों का 1/3 भाग प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय हुम कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी रिमूव्ड? लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो। इसका जो आंसर होगा वो होगा द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, तो बी इसका आंसर होगा।
14 दिन का एडवांस नोटिस भी देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट? राज्यपाल या राज्यों के मंत्री परिषद, राज्यों के महाधिवक्ता या इनमें से कोई नहीं? गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा गवर्नर। जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं स्टेट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद या आर्टिकल 233। ठीक है, याद रखना है 233 आर्टिकल के तहत इन्हें अपॉइंटमेंट दी जाती है, नियुक्ति दी जाती है। एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है और सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया? देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, तोता, सन बर्ड या कौवा होगा। ठीक है, यहाँ पे कौवा होगा। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए? इसका जो आंसर होगा मोर, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय जलीय पशु, ठीक है, डॉल्फिन गंगा में मिलता है, डॉल्फिन इसका आंसर होगा। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी कंपोज्ड वंदे मातरम इन डैश लैंग्वेज? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना डैश भाषा में की थी? तमिल, संस्कृत, हिंदी या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका होगा संस्कृत होगा। देखिए जो वंदे मातरम की रचना थी उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। देखिए एक मिश्रित भाषा, मिक्स भाषा में की गई थी, जो संस्कृत और बंगाली में की गई थी। ठीक है, मिक्स भाषा, मिश्रित भाषा जिसे हम बोलते हैं। इनका जन्म हुआ था 27 जून 1838 में हुआ था। बंगाल के कंथलपारा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिए 1872 में ये गीत प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1872 में ये गीत प्रकाशित किया गया था। उनका जो उपन्यास था आनंद मठ, उसमें प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास से ये गीत गाया था सबसे पहले। किसने ये गीत गाया था? वो थे भवानंद ने ये गीत गाया था सबसे पहले। ये एक साधु थे और इनकी जो धुन थी, ठीक है, ये धुन किसके द्वारा बनाई गई थी? वो थे यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा बनाई गई थी। और इस गीत को गाने का जो टोटल समय लगता है 65 सेकंड लगते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1921 में फाउंड या एस्टैब्लिश्ड किया गया था या बनाया गया था। इसे नेशनलाइज्ड, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1995 में, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसकी सिफारिशों से? गोरेवाला कमेटी एक थी, ठीक है, कौन सी कमेटी थी? गोरेवाला कमेटी, उसकी सिफारिशों से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसी कमेटी के तहत इसकी जो नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। एसबीआई का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करेंसी ऑफ जापान के बारे में पूछ रहा है। अभी हाल ही में चर्चा में थे तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जापान से। जापान की मुद्रा क्या है? येन, डॉलर, यूरो या रुपया? तो इसका जो आंसर होगा येन होगा। ए आंसर इसका होगा।
बताइए ईरानी कप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एस्टैब्लिश्ड? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई? इसका जो आंसर होगा 1929 को हुई थी, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। कहाँ पे है इसका जो हेडक्वार्टर है, कहाँ पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम इन मोबाइल सिम कार्ड? मोबाइल सिम कार्ड में जो सिम पड़ती है उसका क्या अर्थ है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होगा ए होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो इसका ए आंसर होगा। इन विच फील्ड इज द कलिंगा प्राइज गिवन? कलिंग जो प्राइज है किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में, शांति में, साहित्य में, या फिल्म में? साइंस, पीस, लिटरेचर, या फिल्म? देखिए जो कलिंग पुरस्कार है ये स्टार्ट किया था 1952 में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन, सुन लो यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो यूनेस्को का फाउंडेशन हुई थी, फाउंड हुआ था, वो हुआ था 16 नवंबर, कब हुई थी? एक मिनट मैं लिख देता हूँ, 16 नवंबर 1945 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी तब? लंदन यूके में। बट इसका अब एक्चुअली में जो हेड क्वार्टर है, अब जो हेड क्वार्टर है वो आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? पेरिस जो फ्रांस में है वहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एडवोकेट जनरल इज एन, एक महाधिवक्ता एक डैश होता है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं, अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकरण होता है इनके पास, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, या सुबॉर्डिनेट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी के अधीनस्थ होते हैं। देखिए जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल होता है, राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं, हेड होते हैं, उनके एडवोकेट होते हैं, इनका जो उच्च स्तर का हेड होते हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, राज्य सरकार के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश सूर्य, तारे, चंद्रमा और ग्रहों का अध्ययन है। डैश इज द स्टडी ऑफ द सन, स्टार, मून एंड प्लैनेट्स। बायोलॉजी, जियोलॉजी, या एस्ट्रोनॉमी, या इनमें से कोई नहीं। जीव विज्ञान, भू विज्ञान, खगोल विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा इसका? देखिए जो इसका जो आंसर होगा खगोल विज्ञान होगा, एस्ट्रोनॉमी होगा। जो खगोल विज्ञान है, सूर्य, चंद्रमा, जो तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, धूमकेतु, आकाशगंगा और अन्य गैर पृथ्वी निकायों और घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इम्पोर्टेंट है, तो इसका सी आंसर होगा। बाय whom was the oldest medical system started in India? भारत में सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? बौद्धयान, आर्यभट्ट, चरक, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा चरक। देखिए सी इसका आंसर होगा। देखिए भारत में दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली की खोज हुई थी, उसका नाम है आयुर्वेद। देखिए आयुर्वेद दो शब्दों से बना हुआ है। देखिए आयुर्वेद दो शब्दों से बना हुआ है, एक है आयुर, दूसरा है वेद। देखिए आयुर का मतलब होता है जीवन। क्या होता है? आयुर का मतलब होता है जीवन, और वेद का मतलब होता है विज्ञान या ज्ञान। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, आयुर्वेद दो शब्दों से बना हुआ है, आयुर और वेद। आयुर का मतलब होता है विज्ञान, और वेद का मतलब होता है आयुर का मतलब होता है जीवन, और वेद का मतलब होता है विज्ञान या ज्ञान। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर द रुपी सिंबल वाज एडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा रुपये का चिन्ह, जो ये चिन्ह है,
किस वर्ष में अपनाया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? 2010 इसका आंसर होगा। देखिए ये भारतीय रुपया जो है, जो ये सिंबल है, जो भारतीय रुपया का मुद्रा का एक प्रतीक है, जो ये साइन है या सिंबल है, इसे किसने डिज़ाइन किया था? वो थे आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए थे, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए थे, पोस्ट ग्रेजुएट की थी, उदय कुमार जी के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था, ये जो सिंबल है। और 15 जुलाई 2010 को इसको भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। और ये जो प्रतीक है देवनागरी और रोमन भाषाओं का एक सम्मेलन है। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने क्वेश्चन आज आपके लिए डिस्कस किए हैं, इम्पोर्टेंट है सभी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।